जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। आइए दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं। हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक कर चुके हैं दोस्तों, और इसके साथ साथ सिमिलर चल रहा है समान विज्ञान का भी प्रैक्टिस सेट दोस्तों, वो भी देख सकते हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय क्या चीज बोल रहा है दोस्तों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो अंडमान और निकोबार का जो हाई कोर्ट है दोस्तों, वो उसका खुद ही मतलब अंडमान निकोबार में स्थित ना हो करके वो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा कहाँ स्थित है अंडमान निकोबार की हाई कोर्ट, तो कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। और हम लोग याद रख सकते हैं इसमें दोस्तों क्या चीज कि अंडमान, इसमें क्या याद रख सकते हैं कि हाई कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है दोस्तों। हाई कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है दोस्तों, तो आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत होता है, याद रखिएगा आर्टिकल 214। और हम लोग इसमें जान सकते हैं कि हाई कोर्ट का गठन कितना आर्टिकल के तहत होता है, तो 214 के तहत। और पटना हाई कोर्ट का गठन दोस्तों कब हुआ था, पटना हाई कोर्ट का, याद रखिएगा पटना हाई कोर्ट का गठन, पटना हाई कोर्ट का गठन कब हुआ, तो कब हुआ, तो 1916 में दोस्तों। कब, 1916 में हुआ। और याद रखिएगा कि वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या दोस्तों, वर्तमान में हाई कोर्ट की कुल संख्या दोस्तों, अभी भारत में वर्तमान में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है दोस्तों, तो कितनी है, 25। याद रखिएगा वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट की संख्या, तो कितना है, 25। और पहला हाई कोर्ट दोस्तों हम लोग शायद पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं कि पहला हाई कोर्ट कहाँ का हुआ था दोस्तों, किस राज्य का हुआ था, तो किस राज्य का, 1862 में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट का गठन हुआ था दोस्तों। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा क्या चीज, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, और क्या चीज, याद रखिएगा कलकत्ता हाई कोर्ट, और क्या चीज, बम्बई हाई कोर्ट, और क्या चीज, तो मद्रास हाई कोर्ट। याद रखिएगा 3 हाई कोर्ट का गठन कब हुआ, तो 1862 ईस्वी में। हाई कोर्टों की कुल संख्या कितना है, तो 25। और पटना हाई कोर्ट का गठन कब हुआ, तो 1916 में। और पटना हाई कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है दोस्तों, तो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 214 के तहत। और क्या चीज कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट कहाँ है दोस्तों, कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों क्या चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्या चीज बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, तो लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, तो लोथल क्या था दोस्तों, एक तरीका का बंदरगाह था दोस्तों। जो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल पड़ता कहाँ था दोस्तों, तो कहाँ पड़ता था, गुजरात में दोस्तों। याद रखिएगा कहाँ पड़ता था, तो भारत के गुजरात में। और सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल क्या चीज था, कौन सा स्थल था दोस्तों, तो कौन सा स्थल, तो बंदरगाह था दोस्तों। लोथल में क्या था, बंदरगाह था। और हम लोग याद रख सकते हैं इसमें क्या चीज कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों, किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी। याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज, भोगवा नदी के किनारे कौन स्थित था, तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और हम लोग जान सकते हैं इसमें क्या चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग क्या चीज जान सकते हैं कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था दोस्तों। उसका विस्तार हम लोग जानते हैं दोस्तों, तो सबसे क्या चीज दोस्तों, पूर्वी एरिया दोस्तों। सबसे पूर्वी एरिया कौन सा था दोस्तों, सबसे पूर्वी एरिया, तो सबसे पूर्वी एरिया कौन सा दोस्तों, तो यूपी के कहाँ चीज दोस्तों, कहाँ पे, तो आलमगीरपुर। कौन सा एरिया, तो
आलमगीरपुर। आलमगीरपुर दोस्तों, और आलमगीरपुर कौन सा एरिया था? सबसे पूर्वी एरिया था। और हम लोग जानते हैं माद्रा दोस्तों, क्या चीज? उत्तरी एरिया, सबसे उत्तरी एरिया जो जम्मू कश्मीर में पड़ता था दोस्तों। कहाँ? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। जो क्या चीज? जो माद्रा दोस्तों, क्या चीज? तो माद्रा, याद रखिएगा माद्रा। और हम लोग जान सकते हैं सबसे दक्षिणी एरिया दोस्तों, तो कौन सा? तो दाइमाबाद। दाइमाबाद याद रखिएगा, क्या चीज? दाइमाबाद, दाइमाबाद। और सबसे जो पश्चिमी एरिया है दोस्तों, सबसे पश्चिमी एरिया कहाँ है दोस्तों? दाइमाबाद कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। और हम लोग क्या चीज? सूतकांगेडोर, क्या चीज? सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ है? बलूचिस्तान में, याद रखिएगा, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में क्या चीज है? तो सूतकांगेडोर। जम्मू कश्मीर में क्या चीज है? माद्रा। और आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों? यूपी में। दाइमाबाद कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। अब हम लोग इसको जानते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो विस्तार है दोस्तों, इसका विस्तार से चौहद्दी से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बता रहा है दोस्तों। और क्या चीज इसमें हम लोग जान सकते हैं कि माद्रा किस नदी के किनारे बसा है? नदी याद रखिएगा, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चिनाब नदी के किनारे। कौन सा नदी? तो चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हिंडन नदी। कौन सा नदी? तो हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। दाइमाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो गोदावरी नदी के किनारे। कौन सा? तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के किनारे। बलूचिस्तान कौन सा नदी के किनारे? जो सूतकांगेडोर है दोस्तों, ये कौन सी नदी? तो दासक नदी के किनारे, याद रखिएगा। कौन सा? तो दासक नदी के किनारे। दासक नदी के किनारे कौन? सूतकांगेडोर। दाइमाबाद कहाँ सर? कहाँ? तो गोदावरी नदी के किनारे। और आलमगीरपुर हिंडन नदी, और माद्रा चिनाब नदी के किनारे। और आप लोग बताइएगा दोस्तों, क्या चीज कि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा दोस्त? कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो। कौन सा स्थल था? तो मोहनजोदाड़ो। और एक याद रखिएगा दोस्तों, भारत वाला, भारत में, भारत स्थित क्या चीज कि भारत स्थित सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु स्थल, याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज? सिंधु सभ्यता स्थल सबसे बड़ा स्थल कौन सा दोस्तों? सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन है? जो भारत में स्थित है दोस्तों, तो भारत में कौन सा स्थल है? तो याद रखिए, कौन सा? तो राखी गढ़ी, याद रखिएगा, क्या चीज? राखी गढ़ी है जो क्या चीज? जो भारत में स्थित है दोस्तों, राखी गढ़ी हरियाणा में। और जो वही राखी गढ़ी है जो हरियाणा में स्थित है दोस्तों, वही भारत का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का, याद रखिएगा। और लोथल क्या चीज के लिए, क्या चीज था? बंदरगाह था लोथल में। और लोथल है कहाँ दोस्तों? तो गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? कौन सा हवा? तो डॉक्टर हवा के नाम से दोस्तों। तो डॉक्टर हवा के नाम से कौन जाना जाता है? तो हरमटन को दोस्तों। हरमटन को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो डॉक्टर हवा के नाम से। हरमटन कहाँ चलने वाली हवा है? जो याद रखिएगा दोस्तों, तो ये कहाँ? तो पश्चिमी अफ्रीका में। कहाँ? तो पश्चिमी अफ्रीका में, याद रखिएगा दोस्तों। अफ्रीका में चलने वाली हवा है दोस्तों, चलने वाली हवा है। कौन? तो हरमटन क्या चीज? अफ्रीका में चलने वाली हवा है दोस्तों। चिनूक कहाँ चलता है? तो चिनूक कहाँ चलता है? तो याद रखिएगा, चिनूक बहुत बार पूछा गया। चिनूक कहाँ चलता है? तो उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा, क्या चीज? उत्तरी अमेरिका में चलने वाला, उत्तरी अमेरिका में चलने वाला हवा को चिनूक बोलते हैं दोस्तों। हरमटन अफ्रीका में चलने वाला हवा को बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित का मिलान करना दोस्तों। तो हम लोग को आइए मिलान करेंगे। क्या चीज? एक तरफ संस्था है दोस्तों और दूसरी तरफ मुख्यालय है। IMF दोस्तों, क्या चीज? IMF।
IMF का कहाँ है दोस्तों? तो क्या कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय कहाँ है IMF का? तो कहाँ वाशिंगटन डीसी में। WTO दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या चीज दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में दोस्तों। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ है दोस्तों? तो फिलीपींस में। और सार्क का दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ है? तो काठमांडू में है दोस्तों। सार्क का स्थापना कब हुआ दोस्तों? कब हुआ? 1985 में। याद रखिएगा कब हुआ? सार्क का स्थापना कब हुआ? 1985 ईस्वी में। ADB दोस्तों, ADB की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 1966 में। कब हुआ? 1966 में। WTO का स्थापना दोस्तों, WTO का स्थापना कब हुआ? तो 1995 ईस्वी में। याद रखिएगा 1995 ईस्वी में। IMF की स्थापना कब हुआ? तो 1945 में। क्या बोल रहा है दोस्तों? IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड दोस्तों, याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसकी स्थापना कब हुई है? तो कब? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी में। याद रखिएगा WTA का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1995 में। और ADB का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का फुल फॉर्म का क्या चीज मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो फिलीपींस में। सार्क का कहाँ है दोस्तों? तो काठमांडू में। सार्क का स्थापना कब हुआ है? तो 1985 में। और याद रख सकते हैं सार्क में, सार्क कितने देश से दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि सार्क में कितने देश शामिल थे? तो 8 देश शामिल थे दोस्तों। कितने? 8 देश शामिल थे। और हम लोग इसको मिलान करते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर ढूंढते हैं। क्या चीज? एक का ख 3 गो में दोस्तों, ये तो हो नहीं सकता। और क्या चीज? बी का दोस्तों, बी का का मतलब बी का ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी कट गया। अब आंसर ये चाहे ये होगा। 3 का क्या चीज? घ 3 का घ ये है दोस्तों, तो ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी कट जाता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीति निर्देशक का क्या चीज बोल रहा है दोस्तों? नीति निर्देशक का कौन सा सिद्धांत कार्य के क्या चीज बोल रहा है दोस्तों? कि कार्य के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान पर केंद्रित है दोस्तों। तो मानवीय दशा और न्यायसंगत परिस्थिति दोस्तों, मतलब उचित, मतलब अगर सरकार काम दे रही है तो मतलब उचित काम दे, ये ना कि जान जोखिम वाला काम दो, उस तरीका का काम दोस्तों। तो ये किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो किस आर्टिकल में है ये इसका विवरण? तो किस आर्टिकल में? 42 में। आर्टिकल 42 में क्या चाहिए दोस्तों? मानवीय दशा की परिस्थिति और उच्च कार्य के लिए न्याय संगत परिस्थिति याद रखिएगा। और आर्टिकल 50 में दोस्तों, आर्टिकल 50 में क्या है? आर्टिकल 50 में क्या चीज है? 50 दोस्तों अगर क्लास किए तो याद भी होगा क्या चीज? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। याद रखिएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या चीज? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 में क्या चाहिए दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। याद रखिएगा क्या चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। और क्या चाहिए? 47 में क्या चाहिए दोस्तों? तो मद्य निषेध जो दोस्तों, मतलब मद्य निषेध, स्वास्थ्य पोषाहार दोस्तों, मतलब अच्छा भोजन मिलना चाहिए। क्या चीज? स्वास्थ्य पोषाहार। मद्य निषेध दोस्तों, दारू प्रतिबंध, शराब प्रतिबंध। याद रखिएगा मद्य निषेध किस आर्टिकल में दोस्तों? तो आर्टिकल 47 में दोस्तों। आर्टिकल 40 याद भी रखिएगा दोस्तों। आर्टिकल क्या चाहिए? आर्टिकल 40 में क्या चाहिए? तो ग्राम पंचायत। याद रखिएगा क्या चाहिए? ग्राम पंचायत। ये गांधीवादी योजना से सम्मिलित है। एक और याद रखिएगा दोस्तों, जो समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ये सब बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्या चाहिए? समान नागरिक संहिता। क्या चाहिए? समान नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में है। याद रखिएगा। नीति ये सब क्या चीज में आता है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी में। याद रखिएगा। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो दोस्तों वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा। भाग कितना में है दोस्तों? भाग कितना में है? तो भाग 4 में है दोस्तों। भाग कितना में है? तो भाग 4 में है। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल कितना है? आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल कितना है? 36 से 51। याद रखिएगा। कितना आर्टिकल? 36 से 51 तक भाग 4 में। और कहाँ किस देश के संविधान के स्रोत से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान के स्रोत से लिया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है दोस्तों? तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों? उदारीकरण का प्रभाव क्या हुआ था दोस्तों? आगे समझिएगा दोस्तों। इसमें क्या हुआ था? उदारीकरण दोस्तों 1991 के पहले दोस्तों उदारीकरण नहीं था दोस्तों। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये सब आया किसके तहत? तो नई आर्थिक नीति के तहत आया दोस्तों। किसके तहत? नई आर्थिक नीति के तहत दोस्तों। उसके पहले जो 1991 की नई आर्थिक नीति आने के पहले दोस्तों भारत में आर्थिक तंगी आ गई थी दोस्तों। मतलब आर्थिक रूप से भारत बहुत पैसा कौड़ी से लेकर बहुत तंगी आ गया था। मतलब बहुत कर्ज में चल गया था दोस्तों। उसी को सुधार करने के लिए अपना अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए दोस्तों क्या चलाया गया? नई आर्थिक नीति। उसी में नई आर्थिक नीति में ही क्या चीज? 3 चीज को फॉलो किया गया। उदारीकरण को, निजीकरण को और वैश्वीकरण को। आइए समझते हैं दोस्तों पहले उस चीज को। क्या चीज कि उदारीकरण को, निजीकरण को और वैश्वीकरण को क्या चीज किसके तहत जोड़ा गया? तो नई आर्थिक नीति के तहत। क्या चीज? नई आर्थिक नीति कब आया दोस्तों? 1991 में। 1991 में। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों क्या चीज कि उदारीकरण का जो पिता बोला जाता है, जनक बोला जाता है दोस्तों, उस किससे बोला जाता है? तो मनमोहन सिंह को। क्योंकि वो 1991 में उस समय क्या चीज थे? तो वित्त मंत्री थे। क्या चीज थे? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। और इस समय पीएम दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव क्या चीज थे? तो क्या चीज थे? नरसिम्हा राव क्या चीज थे? तो प्रधानमंत्री थे दोस्तों। याद रखिएगा। और हम लोग इसमें चलते हैं। क्या चीज जोड़ा गया था? तो एलपीजी दोस्तों। क्या चीज? एलपीजी। याद रखिएगा। एलपीजी इसका मतलब क्या चीज हो जाता है दोस्तों? क्या चीज? उदारीकरण। क्या चीज? इसका मतलब क्या होता है कि क्या चीज? लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और क्या चीज? ग्लोबलाइजेशन। क्या चीज? प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। याद रखिएगा। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या चीज दोस्तों? क्या चीज? तो उदारीकरण। याद रखिएगा। क्या चीज? तो उदारीकरण को जोड़ा गया। क्या चीज? उदारीकरण को। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या चीज? निजीकरण को। क्या चीज? निजीकरण को। और क्या चीज? ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण को। उसी के तहत पूछा है दोस्तों कि उदारीकरण का एक प्रभाव पड़ा दोस्तों। तो उसमें क्या प्रभाव पड़ा? तो सरकार का पूर्ण नियंत्रण दोस्तों। ये प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों। क्या चीज पड़ा? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। हाँ दोस्तों, जब उदारीकरण आया तो उदारीकरण में क्या था दोस्तों? क्या चीज कि एक दूसरे में जैसे मार्केट में बहुत तरह का सामान आ गया दोस्तों, हर तरीका का सामान आ गया, तो उसी तरीका से क्या चीज? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुआ दोस्तों। क्या चीज? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा? तो प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। नई आर्थिक नीति की स्थापना कब हुई? 1991 में। वित्त मंत्री उस समय कौन थे? तो मनमोहन सिंह। पीएम कौन थे? तो नरसिम्हा राव। और क्या चीज जोड़ा गया था दोस्तों? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति। क्या चीज? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? तो भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? सभी राज्यों के विधान परिषद। नहीं दोस्तों, ये आंसर गलत हो जाएगा। भारत के संसद दोस्तों। तो भारत के संसद में कौन कौन आ जाता है? तो राष्ट्रपति आ जाता है, लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है। तो
आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि इसका चुनाव कौन कराता, तो निर्वाचन आयोग करवाता। सभी राज्यों के विधानसभाएं दोस्तों ये भी नहीं करवाता। कौन करवाता, तो कौन करवाता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग ही क्या चीज उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है दोस्तों, और कराता है दोस्तों। और चुनाव में भाग कौन लेता है दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर चुनाव में निर्वाचक मंडल में, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है और किस आर्टिकल के तहत भाग लेता है, जो याद रखिएगा। याद रखिएगा क्या चीज कि निर्वाचक मंडल में भाग कौन लेता है दोस्तों, निर्वाचन मंडल में किस आर्टिकल में है दोस्तों, आगे ये याद रखिएगा। आर्टिकल कितना में है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा, जो तो कौन कौन भाग लेगा, याद रखिएगा कि कौन कौन भाग लेता, तो लोकसभा और राज्यसभा का मनोनीत सदस्य और क्या चीज, लोकसभा का सभी सदस्य और राज्यसभा का भी सभी सदस्य। याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य ही निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। किसका, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों। और क्या हम लोग जान सकते हैं इसमें कि उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में, उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो किस आर्टिकल में, पद का विवरण, पद का विवरण। उपराष्ट्रपति का पद कितना में है दोस्तों, तो आर्टिकल कितना में है, तो आर्टिकल 63 में है। याद रखिएगा आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 में, आर्टिकल 64 में क्या चीज है, आर्टिकल 64 में क्या चीज है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। याद रखिएगा क्या चीज लिखिएगा यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 64 कहता है दोस्तों। आर्टिकल 66 क्या कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है दोस्तों। याद रखिएगा उसका निर्वाचन कौन करवाता है, तो निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत में चीन को जोड़ता है दोस्तों, भारत को चीन से, तो भारत को चीन से दोस्तों, भारत को चीन से कौन जोड़ता है दोस्तों, तो कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा दोस्तों। ये नाथुला दर्रा जो सिक्किम को क्या चीज, सिक्किम को क्या चीज, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है दोस्तों, चीन का जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उसी को जोड़ता है दोस्तों। क्या चीज, तिब्बत वाला क्षेत्र को, सिक्किम और तिब्बत वाला क्षेत्र को कौन जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा। भारत और चीन पूछ रहा है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नाथुला दर्रा हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा। रोहतांग दर्रा दोस्तों कहाँ है, रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा कहाँ है रोहतांग दर्रा, तो हिमाचल प्रदेश में। थालघाट दर्रा, और याद रखिएगा दोस्तों भोरघाट दर्रा, क्या चीज, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, दोनों दर्रा, जो थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, दोनों दर्रा कहाँ स्थित है, तो कहाँ, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। क्या चीज है, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। जो जिला दर्रा दोस्तों कहाँ है, तो लद्दाख में। याद रखिएगा जो जिला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में है। जो जिला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। और एक और याद रखिएगा क्या चीज, पालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा और पालघाट दर्रा, और थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में, और पालघाट दर्रा याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्या चीज, ये कहाँ है, केरल और तमिलनाडु के राज्य के बीच में है दोस्तों। कहाँ, तो केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। कौन सा, तो पालघाट दर्रा कहाँ है, तो केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच में है दोस्तों। इसी को पलक्कड़ घाट भी बोलते हैं दोस्तों। काची, पलक्कड़ घाटी बोलते हैं इसको, पलक्कड़ घाटी भी बोलते हैं पालघाट दर्रा को ही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है जो दोस्तों, कौन सा द्वीप है, तो मध्य अंडमान। कौन सा द्वीप है, तो मध्य अंडमान दोस्तों। और अंडमान निकोबार दोस्तों, अंडमान निकोबार यहाँ जानिएगा कि इसकी राजधानी क्या चीज है दोस्तों, तो कहाँ थी, तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों। इसकी पहले राजधानी का नाम क्या चीज था, पोर्ट ब्लेयर। अब उसी का नाम चेंज करके क्या चीज कर दिया, तो श्री विजयपुरम। याद रखिएगा क्या चीज, राजधानी क्या चीज हो गया है, श्री विजयपुरम। याद रखिएगा क्या चीज, राजधानी क्या चीज हुआ, तो श्री
श्रीविजयपुरम क्या चीज, अंडमान निकोबार की राजधानी। इसमें कुल द्वीपों की संख्या दोस्तों, कुल द्वीपों की संख्या, द्वीपों की कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या कितना है 572 दोस्तों। और केवल निकोबार में पूछे तो दोस्तों, निकोबार में द्वीपों की संख्या, केवल निकोबार द्वीपों में संख्या कितना दोस्तों, तो 22। याद रखिएगा कि अगर अंडमान निकोबार दोनों बोले तो कितना 572 द्वीप है दोस्तों, लेकिन केवल अगर निकोबार बोल दे तो कितना द्वीप है, तो 22 द्वीप है दोस्तों। याद रखिएगा कितना द्वीप है, तो 22 द्वीप है। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों क्या चीज, कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या चाहिए दोस्तों, तो कौन सा, सैंडल पीक। याद रखिएगा क्या चीज, सैंडल पीक क्या चीज है, तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और हम लोग इसमें जान सकते हैं क्या चीज, कि अंडमान और म्यांमार का, पहले हम लोग समझते हैं क्या चीज, अंडमान और निकोबार। मान लीजिए ये अंडमान है दोस्तों और ये निकोबार है दोस्तों, तो अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल, मतलब कितना डिग्री अक्षांश की रेखा बनता है दोस्तों, तो कितना डिग्री, तो 10 डिग्री अक्षांश का, कितना 10 डिग्री चैनल का रेखा बनता है। कितना, अंडमान निकोबार के बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में कितना, तो 10 डिग्री चैनल के बीच का रेखा बनता है दोस्तों, कितना, तो 10 डिग्री का। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और हम लोग इसमें जान सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप से क्या चीज, इसमें क्या चीज, 2 ज्वालामुखी है दोस्तों। भारत में केवल 2 ही ज्वालामुखी है, वो कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है दोस्तों। दोनों ज्वालामुखी का नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, ज्वालामुखी, 2 ज्वालामुखी है दोस्तों। पहला क्या चीज याद रखिएगा, बैरन ज्वालामुखी, जो कहाँ है, बैरन द्वीप पर ही स्थित है दोस्तों। दूसरा नारकोंडम द्वीप पर ही स्थित है दोस्तों। बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। याद रखिएगा इसकी राजधानी कहाँ, तो श्रीविजयपुरम। इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितना है, तो 572। केवल निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है दोस्तों, तो कितना, 22 है। सबसे ऊंची चोटी क्या चाहिए इसका, तो सैंडल पीक है। और अंडमान निकोबार के जो अलग करता है दोस्तों, कितना डिग्री अक्षांश रेखा अलग करता है, तो कितना डिग्री अक्षांश रेखा अलग करता है, तो कितना डिग्री, तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा अलग करता है दोस्तों। और अंडमान और म्यांमार दोस्तों क्या चीज, अंडमान और म्यांमार के बीच में जो रेखा बनता है दोस्तों, अंडमान हो गया दोस्तों, मान लीजिए अंडमान हो गया, और म्यांमार, इसको कौन सा द्वीप कहता है दोस्तों, तो कोको द्वीप द्वारा, क्या चीज, कोको द्वीप द्वारा अलग होता है दोस्तों। अंडमान और म्यांमार के बीच कौन सा द्वीप है, तो कोको द्वीप है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाला दोस्तों, क्या चीज, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों, तो कौन बने हैं, मनु भाकर ने क्या चीज, 2 पदक जीता था दोस्तों। दोनों पदक का नाम क्या था दोस्तों, कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक, तो कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, भारत ने, और क्या चीज दोस्तों, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, भारत ने कुल पदक कितने जीते थे, तो 6 पदक जीते थे। जिसमें से क्या चीज याद रखिएगा, इनका रैंक कितना था दोस्तों, तो 71वां रैंक था। याद रखिएगा कितना रैंक आया था, तो 71वां रैंक आया था। और याद रखिएगा इसमें क्या चीज, कि वैसा वो कौन सी महिला है जो ओलंपिक में 2 बार मेडल जीत चुकी है दोस्तों। 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है, तो कौन सी महिला है, तो पीवी सिंधु है दोस्तों। और याद रखिएगा कि ओलंपिक में पहला स्वर्ण मेडल जीतने वाला कौन है दोस्तों, तो कौन सा, कर्नल मल्लेश्वरी। याद रखिएगा क्या चीज, ओलंपिक में क्या चीज, ओलंपिक में पदक जीतने वाली
पहली महिला पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो कर्नल मल्लेश्वरी। याद रखिएगा क्या चीज? कर्नल मल्लेश्वरी। कर्नल मल्लेश्वरी थी दोस्तों, जो क्या चीज भारोत्तोलक से संबंधित थी, मतलब वजन उठाने वाले खेल से संबंधित है दोस्तों। और ये मानु भाकर क्या चीज है? तो शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है कि नाना साहेब का मुख्य सेनापति दोस्तों। तो नाना साहेब का मुख्य सेनापति कौन था? तो तात्या टोपे। नाना साहेब का मुख्य सेनापति कौन था? तो तात्या टोपे था दोस्तों, याद रखिएगा। और नाना साहेब 1857 की क्रांति में दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांति में कहाँ से लड़ाई में भाग लिए थे दोस्तों? कहाँ से लड़ रहे थे? तो कहाँ से? कानपुर से। याद रखिए, कहाँ से ले रहे थे, लड़ाई किए थे, कहाँ से भाग लिए थे, कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? तो कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। और कानपुर का जो लड़ाई हुआ था दोस्तों, कानपुर में 1857 की क्रांति हुई थी, उसका दमन किसने करवाया था दोस्तों? मतलब उसका रोक किसने लगाया था? दमन किसने किया था? दमन किसने किया था? तो किसने किया था? कैंपबेल ने। याद रखिएगा क्या चीज? कैंपबेल ने याद रखिएगा क्या चीज? कि कैंपबेल ने इसका कानपुर में जो 1857 की क्रांति हुई दोस्तों, उसका दमन किसने किया था? तो कैंपबेल ने। याद रखिएगा। नाना साहेब का वास्तविक नाम दोस्तों क्या चीज? नाना साहेब को क्या चीज और क्या चीज वास्तविक नाम, इसको अन्य नाम से क्या चीज दोस्तों? तो धुंधु पंत। याद रखिएगा, धुंधु पंत के नाम से जानता है दोस्तों। क्या चीज? धुंधु पंत के नाम से जाना जाता है। धुंधु पंत के नाम से जाना जाता है। किसको? नाना साहेब को क्या चीज? धुंधु पंत के नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे दोस्तों, तात्या टोपे को क्या चीज? रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा क्या चीज? रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। कौन? तो तात्या टोपे क्या चीज के नाम से? तो रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। और धुंधु पंत किस कौन? तो नाना साहेब का उपनाम है दोस्तों, याद रखिएगा इसका। और जो नाना साहेब है दोस्तों, 1857 की क्रांति में किस राज्य से नेतृत्व कर रहे थे? किस जगह से कर रहे थे? तो किस जगह से? तो कानपुर से दोस्तों। और कानपुर का जो युद्ध हो रहा था दोस्तों, कानपुर में 1857 की क्रांति का, उसका दमन किसने करवाया था? तो किसने? कैंपबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन राज्य में मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है दोस्तों? राज्य मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है। तो राज्य मंत्रिपरिषद का भाग कौन नहीं है दोस्तों? आइए ऑप्शन को देखते हैं। कौन नहीं है? तो राज्य मंत्री तो राज्य मंत्रिपरिषद का भाग होता है दोस्तों। राज्यपाल दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होता। क्यों नहीं होता दोस्तों? क्योंकि ये क्या चीज होता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों। क्या चीज? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। याद रखिएगा, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है दोस्तों। याद रखिए, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। और हम लोग देखते हैं दोस्तों कि राज्य का मंत्रिपरिषद का, मतलब राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। याद रखिएगा, राज्य मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होता है? तो कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री क्या चीज होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है दोस्तों, प्रमुख होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होता है? तो कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक काल दोस्तों, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से का एक संयोजन थी दोस्तों। मतलब किस चीज का संयोजन थी? कृषि एवं अर्थशास्त्र व्यापार का दोस्तों, कृषि एवं उद्योग का दोस्तों, कृषि और कपास के व्यापार का दोस्तों, या कृषि और पशुपालन का। तो जो वैदिक सभ्यता का काल था दोस्तों, किस चीज का था? तो कृषि और
पशुपालन का था। याद रखिएगा क्या चीज का था? कृषि और पशुपालन का। और जो वैदिक काल कहा जाता है दोस्तों वो कितना का कहा जाता है? तो 1500 BC से 1500 BC से कितना तक? 600 BC तक। याद रखिएगा 600 BC तक किस क्या चीज बोला जाता है? वैदिक काल। वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया है दोस्तों। क्या चीज? दो पार्ट में। पहला क्या चीज है? पूर्व वैदिक काल। क्या चीज? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कितना से कितना तक चला था? 1500 से 1000 BC तक। याद रखिएगा 1500 से 1000 BC तक। और दूसरा उत्तर वैदिक काल। क्या चीज? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल इसका कार्यकाल था कितना दोस्तों? तो 1000 से कितना तक? 600 BC तक। याद रखिएगा 600 BC तक। उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और बोला जाता है दोस्तों वैदिक काल का जो वैदिक सभ्यता का जो लोग थे दोस्तों वो कहाँ के निवासी थे? तो आर्य लोग थे दोस्तों। और आर्य कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। अब इसका निर्माता, वैदिक सभ्यता का निर्माता किसे बोला जाता है दोस्तों? तो किससे बोलता है? तो आर्यों को बोला जाता है। याद रखिएगा वैदिक सभ्यता का निर्माता किसे बोला जाता है? तो आर्यों को। और ये जो आर्य थे दोस्तों ये कहाँ के थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 अक्टूबर 2024 को वायुसेना दिवस के अवसर पर IAF एयर शो किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों? तो किस शहर में आयोजित किया गया? तो चेन्नई में। याद रखिएगा दोस्तों किस शहर में आयोजित किया गया था? तो चेन्नई में। स्वर्णिम चतुर्भुज दोस्तों जो 4 राज्यों को मिलाती है दोस्तों। 4 सबसे बड़े राजमार्ग है दोस्तों। क्या चीज? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर। कितना है? तो 5846 किलोमीटर। और ये कहाँ कहाँ से मिलकर बनती है दोस्तों? तो ये कहाँ कहाँ किस किस राज्य को मिलाती है? तो दिल्ली और याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज? दिल्ली से क्या चीज? मुंबई और कलकत्ता और चेन्नई। याद रखिएगा दोस्तों चेन्नई। ये 4 राज्यों को जोड़ती है दोस्तों। ये 4 राज्यों को क्या चीज जोड़ती है? कौन सा चतुर्भुज? तो स्वर्णिम चतुर्भुज। याद रखिएगा कितना इसका लंबाई कितना है दोस्तों? तो 5846 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा और बैंकिंग जैसी सेवाएं हैं दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा और बैंकिंग। ये दोस्तों ये जो सेवा है ये किस क्षेत्र में आता है? तो अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया दोस्तों। तो कौन कौन सा क्षेत्र में? तो पहला क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो जो बैंकिंग और जो शिक्षा है दोस्तों ये किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में? तो तृतीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में? तो तृतीय क्षेत्र में आता है। याद रखिएगा किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? तो तृतीय क्षेत्र में आता है। और प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों क्या चीज? प्राथमिक क्षेत्र में किसे बोलते हैं? तो क्या चीज बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र में? कि कौन से लोग आते हैं? तो कृषि वर्ग वाले। कौन से? तो कृषि वर्ग वाले, मत्स्य पालन वाले। क्या चीज? मत्स्य पालन वाले। ये कौन से वर्ग में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं दोस्तों? तो विनिर्माण। याद रखिएगा क्या चीज? विनिर्माण। याद रखिएगा निर्माण। विनिर्माण वाले, उद्योग वाले किस चीज में आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि करने वाले लोग होते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? तो रेड कॉलर जॉब। क्या चीज बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब। याद रखिएगा रेड कॉलर जॉब किसे बोलते हैं? तो क्या चीज? प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि करते हैं दोस्तों, जो कृषि वाले क्षेत्र में आते हैं लोग को क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब किसको बोलते हैं? तो विनिर्माण यानी उद्योग में जो लगने वाले लोगों को, द्वितीय क्षेत्र वाले लोगों को क्या चीज बोलते हैं? ब्लू कॉलर जॉब। याद रखिएगा ब्लू कॉलर जॉब किसे बोलते हैं? तो द्वितीयक वाले क्षेत्र को। और तृतीयक वाले जो क्षेत्र में जो लोग आते हैं दोस्तों उसमें क्या चाहिए? सेवा क्षेत्र दोस्तों। ये सब क्या चीज बोलते हैं? तो व्हाइट कॉलर जॉब। याद रखिएगा क्या चीज? व्हाइट कॉलर
व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब किसे बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र वाले को, प्राथमिक वाला को रेड और द्वितीयक वाला को ब्लू कॉलर जॉब। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए कि राखी गढ़ी दोस्तों, राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ है दोस्तों? तो अभी हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चन के पहले पढ़े हैं दोस्तों क्या कि राखी गढ़ी दोस्तों, राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में दोस्तों। यह क्या चाहिए? भारत का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों, सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। किस चीज का? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा? तो राखी गढ़ी है दोस्तों। राखी गढ़ी है कहाँ दोस्तों? तो कहाँ है? हरियाणा में दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में क्या चीज है? तो क्या चीज है? कालीबंगा। कालीबंगा क्या कहाँ है दोस्तों? कालीबंगा। कालीबंगा जो काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। काली चूड़ियों के लिए कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में दोस्तों। और हम लोग क्या चीज पढ़े? लोथल दोस्तों। क्या चीज? लोथल कहाँ पढ़े? जो बंदरगाह के लिए गुजरात में था दोस्तों। और हम लोग क्या चीज? धौलावीरा दोस्तों। क्या चीज? धौलावीरा कहाँ? तो गुजरात में है दोस्तों। पंजाब में क्या चीज है? रोपड़ है दोस्तों। क्या चीज? रोपड़ कहाँ है? तो पंजाब में। रंगपुर कहाँ है दोस्तों? रंगपुर कहाँ है? तो गुजरात में। ये तीनों है जो दोस्तों कहाँ है? तो गुजरात में। पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में क्या चीज? राखी गढ़ी। बनावली दोस्तों। क्या चीज? बनावली कहाँ है दोस्तों? तो हरियाणा में है दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों? संवैधानिक निकाय दोस्तों कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है दोस्तों? तो ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट क्या चाहिए? भारत का निर्वाचन आयोग दोस्तों। ऑप्शन 2 क्या चाहिए? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दोस्तों। नीति आयोग दोस्तों। केंद्रीय सूचना आयोग दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। भारत निर्वाचन आयोग दोस्तों, ये आर्टिकल 324 में दोस्तों, आर्टिकल 324 के द्वारा इसका गठन किया जाता है दोस्तों। यानी ये संवैधानिक निकाय है दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? तो 1993 में। कब हुआ? 1993 ईस्वी में। याद रखिएगा। नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी कितना? 1 जनवरी कब? 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन दोस्तों, इसका गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर। क्या चीज? 12 अक्टूबर 2005 को। क्या चीज? सूचना आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 1993 में दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के तहत गठन होता है दोस्तों? तो आर्टिकल 324 के तहत। आर्टिकल 326 में हम लोग क्या पढ़े हैं? तो वयस्क मताधिकार को पढ़े हैं दोस्तों। याद रखिएगा। और हम लोग निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को दोस्तों। 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ निर्वाचन आयोग को? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की संसद के नए भवन का वास्तुकार दोस्तों, नए भवन का वास्तुकार का नाम क्या है? नए भवन का वास्तुकार का नाम क्या चाहिए दोस्तों? क्या चाहिए? तो बिमल पटेल है दोस्तों। कौन है? तो कौन? बिमल पटेल है दोस्तों। नया जो संसद भवन बना है दोस्तों, उसका वास्तुकार का नाम क्या चाहिए दोस्तों? क्या चाहिए? तो बिमल पटेल है। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है दोस्तों? भारत की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला का, तो महिला का पूछे दोस्तों तो कितना है? 51.50%। याद रखिएगा। और कुल बोले तो दोस्तों, कुल साक्षरता दर बिहार का कुल साक्षरता दर बोले तो कितना है? 61.20%। और पुरुषों का बोले तो तब पुरुषों का बोले तो सॉरी दोस्तों 61.80। और पुरुषों का
पुरुषों का साक्षरता दर, महिला का साक्षरता दर कितना है 51.50, पुरुषों का कितना है दोस्तों 71.20%। याद रखिएगा पुरुषों का कितना 71.20%। कुल साक्षरता दर कितना है दोस्तों बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है 61.80। अब पुरुषों का पूछ रहा है दोस्तों, बिहार का पुरुषों का साक्षरता दर कितना है 71.20%। और महिला का कितना है दोस्तों 51.50%। याद रखिएगा दोस्तों, ये 2011 की जनगणना पर आधारित है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। क्या चीज नेक्स्ट वीडियो में समान विज्ञान के वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद।